बांग्लादेश में आखिरकार आम चुनाव हो गए। शेख हसीना सरकार के पतन के बाद देश अपने पहले आम चुनाव का गवाह बना। लेकिन इस चुनावी शोर के बीच सबसे बड़ा सवाल एक ही व्यक्ति को लेकर है। वो व्यक्ति हैं मोहम्मद यूनुस, वो शख्स जिसने अगस्त 2024 की उथल पुथल के बाद देश की कमान संभाली। आखिर नई सरकार बनने के बाद उनका भविष्य क्या होगा? क्या वो राजनीति के शिखर पर रहेंगे या फिर अपनी पुरानी दुनिया में लौट जाएंगे? आज इस वीडियो में हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। मोहम्मद यूनुस की विदाई से पहले उनकी सबसे बड़ी कोशिश जुलाई नेशनल चार्टर 2025 को जमीन पर उतारने की है। चुनाव के साथ साथ देश में एक जनमत संग्रह भी हुआ। यूनुस चाहते हैं कि सत्ता छोड़ने से पहले वो बांग्लादेश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसी बुनियादी बदलाव कर जाएं जिससे भविष्य में कोई भी प्रधानमंत्री तानाशाह न बन सके। इस चार्टर के जरिए वो भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक देशों की तर्ज पर बांग्लादेश में 2 सदनों वाली संसद का निर्माण करना चाहते हैं। उनका प्रस्ताव है कि प्रधानमंत्री कार्यालय की शक्तियों की एक सीमा तय हो और कोई भी व्यक्ति 2 कार्यकाल या अधिकतम 10 साल से ज्यादा इस कुर्सी पर न रहे। इसके साथ ही शेख हसीना के खिलाफ हुए प्रदर्शनों को संवैधानिक मान्यता देना भी उनके एजेंडे का अहम हिस्सा है। आज वोट डालने के बाद यूनुस काफी खुश नजर आए और उन्होंने मीडिया से कहा कि आज नए बांग्लादेश का जन्मदिन है। उन्होंने जनता से अपील की कि वो इस जनमत संग्रह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें ताकि एक बेहतर देश की नींव रखी जा सके। हालांकि यूनुस के समर्थकों और आंदोलनकारियों के मन में एक बड़ी चिंता भी है। उन्हें डर है कि अगर ये जुलाई चार्टर लागू नहीं होता है तो इस पूरे आंदोलन और संघर्ष का क्या हासिल होगा। आशंका यह है कि आने वाली सरकारें फिर से निरंकुश हो सकती हैं और जिन मुद्दों पर शेख हसीना का विरोध हुआ था वो समस्याएं जस की तस बनी रहेंगी। मोहम्मद यूनुस का मानना है कि चार्टर सिर्फ एक चुनावी प्रक्रिया नहीं बल्कि देश में शिक्षा, रोजगार और न्याय प्रणाली की नई दिशा तय करेगा। इसमें महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को बढ़ाने और न्यायपालिका को राजनीतिक प्रभाव से मुक्त रखने की बात भी कही गई है। अगर जनता इस चार्टर के पक्ष में वोट करती है तो अगली बनने वाली सरकार के लिए इसे लागू करना अनिवार्य हो जाएगा, जिससे सत्ता का संतुलन बना रहेगा। यूनुस के कार्यकाल की बात करें तो वो विवादों से घिरा रहा। उन्होंने अपनी अंतर्राष्ट्रीय साख का इस्तेमाल कर वर्ल्ड बैंक और IMF से आर्थिक मदद हासिल की और अर्थव्यवस्था को संभालने की कोशिश की, लेकिन उनके शासनकाल में कट्टरपंथ को बढ़ावा मिला और जमात-ए-इस्लामी जैसे संगठन के नेताओं को जेल से बाहर निकाला गया। अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं के खिलाफ हुई हिंसा पर उनकी चुप्पी और भारत के साथ बिगड़ते रिश्तों ने उनकी शांति दूत वाली छवि पर सवाल निशान लगा दिए। बेरोजगारी और चरमराती कपड़ा इंडस्ट्री भी उनके कार्यकाल की बड़ी चुनौतियां रही। अब सवाल उठता है कि चुनाव के बाद यूनुस क्या करेंगे। फिलहाल उनका मुख्य मकसद नई चुनी हुई सरकार को सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण करना है। उन्होंने बार बार कहा कि उनकी भूमिका सिर्फ एक ट्रांजिशन गार्डियन की है। 12 फरवरी यानी आज के मतदान के बाद जैसे ही नई सरकार का गठन होगा वो अपनी शक्तियों को सौंप देंगे। अटकलें हैं कि इसके बाद वो अपने यूनिस सेंटर और ग्रामीण बैंक के काम पर लौट जाएंगे और सामाजिक कार्यों पर ध्यान देंगे। हालांकि ढाका के राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा ये भी है कि देश में स्थिरता बनाए रखने के लिए उन्हें अगले राष्ट्रपति के तौर पर पेश किया जा सकता है। भले ही यूनुस ने खुद इन बातों को खारिज किया हो, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव और देश की आंतरिक स्थिति को देखते हुए उन्हें किसी बड़ी भूमिका में रहने के लिए राजी किया जा सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।